एमपी के शिवपुरी से केस सामने आया जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक महिला थी, एक पुरुष था और अब ये सिविल जज से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर सिविल जज पर यह आरोप लगा कि उन्होंने धोखे से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वो महिला जो बता रही है कि उनके पति सिविल जज और कैसे धोखे से उन्हें तलाक दे दिया। साथ ही साथ वो शख्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में रहा जो बता रहा था कि सिविल जज ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और वो उनकी पत्नी के साथ में है। तो मेरे साथ में गंगा शाक्य हैं जो कि सिविल जज दीपू शाक्य की पत्नी है जिनको तलाक दिया है। साथ ही साथ आशीष पाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सिविल जज दीपू शाक्य ने इन्हीं आदमी की पत्नी को अपने साथ में रखा हुआ है। आप दोनों इंडिया न्यूज पर स्वागत मैं करती हूं और आपको ये प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है अपनी परेशानी बताने के लिए। गंगा शाक्य जी, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। लीगली क्या आपको डिवोर्स दिया आपके पति ने, तब वो दूसरी महिला के साथ में रह रहे हैं और आप ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये धोखे वाला तलाक था। ये धोखा कैसे है? मैम, मुझे अभी पता नहीं है कंफर्म तो दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं। अभी केवल शक है। और मेरे पति ने उनको हम्म। धोखे से तलाक दिया। हम्म। और धोखाधड़ी उन्होंने मेरे से बोला था कि हाँ, मेरे लिए एक जगह मंदसौर में अफीम की खेती की है और उस खेती में मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ। हम्म। और उस खेती में आग लगा दी गई है। तो हाँ। क्या है, उसमें बहुत नुकसान हो गया। मैंने अच्छा। जिन लोगों से पैसा लिया वो माफिया लोग हैं। और अगर जिस चीज किसी को पता चली तो हम्म। मेरे पद पर असर आएगा इस चीज का। तो आप है ना, मेरा सपोर्ट करो। मैं क्या ठीक है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सुरक्षित करना चाहता हूँ। अगर कोई चीज आए कभी तो वो तुम पे बात आएगी, क्योंकि वो कर्जा जो लोग मांगेंगे हम्म। तो सबसे पहले अगर मेरे से मांगेंगे, मेरे को कभी हम्म। कुछ हो गया तो वो तुमसे मांगेंगे पैसे, क्योंकि मेरी वाइफ तुम हो। और अगर तुम मेरे से तलाक ले लेती तो हम्म। वो फिर तुमसे तो मेरी लीगल रूप हम्म। से वाइफ नहीं रहोगी, लेकिन हम साथ में रहेंगे। और बच्चों का हम लोग मतलब हॉस्टल वगैरह हम अच्छा। कर देंगे। इसलिए मैं पहले फैमिली बच्चों को सुरक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह उसने बोला। मैंने कहा मैं फिर अपने माँ बाप परिवार को बोलूँ इस चीज का। फिर ये तो सुनकर उन्होंने कहा आपने नहीं, तलाक दे उनको दिया? बोलोगी नहीं। उनने बोला कि जी सब, अगर आप माँ बाप को हम्म। भी बोलोगे तो वो अपना तलाक नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा "सर, इस चीज का उन्होंने मेरे ऊपर दबाव हम्म। डाला। मेरे को अपने पति पर पूरा विश्वास था। क्योंकि मेरे पति शादी से पहले कुछ नहीं थे। हमारी 8 साल हम्म। तक शादी के 8 साल बाद मेरे पति सिविल जज बने। तो मेरे को लगा मेरे पति मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। और सच में आपकी परेशानी शादी को में। कितना टाइम हो गया तो है गंगा जी? मेरी शादी को पंद्रह आपकी साल हो शादी को चुके कितने साल हुए? हैं। मेरे को शादी को 15 साल हम्म। होने वाले हैं, मतलब 14 साल आप अपने हो पति गए पर मेरी आंख शादी बंद को। कर भरोसा करती थी। पति ने झूठी कहानी रची और उसके बाद आपसे तलाक ले लिया और ये भी कह दिया कि घर वालों को बताना मत। आशीष पाल जी भी हैं। हाँ। आशीष जी, आप ही की पत्नी yes, सिविल जज के साथ में अभी रह रही हैं जिनका नाम है दीपू शाक्य? जी, अभी वो पत्नी पूरी तरह उसी के संरक्षण में है, मेरी पत्नी। और जहाँ भी है वो हम्म। उसी के पूरी हम्म। निगरानी में है, पूरी तरह उसी के कंट्रोल में है। हम्म। क्योंकि 2018 से, सबसे पहले मेरी हम्म। 2006 में शादी हुई थी। 2006 में शादी होने के बाद वो उस टाइम हम्म। पे 12th पास थी, तो मैंने उसको सबसे पहले ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद मैंने उसको लॉ कराया। लॉ के बाद हम्म। बीएड कराया। बीएड के बाद मैंने पीजीडीसीए कराया। फिर उसको 2018 से सिविल जज की तैयारी कराई। सिविल जज हम्म। की तैयारी कराने के दौरान इसकी मुलाकात दीपू हाँ। शाक्य से हुई, जो वो सिविल जज की तैयारी कर रहा था। फिर 2019 में हम्म। दीपू को सिविल जज में सिलेक्शन हो गया हम्म। और ये तैयारी करती रही। उसके बाद फिर ये उसको हम्म। पढ़ाने लगा। और हम्म। उसमें वो क्या है कि मुझसे बोला कि उसके घर में जगह नहीं है पढ़ने हम्म। के लिए, तो मैंने उसको अपने घर में एक रूम भी दिया कि तुम यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। तो ये लोग ग्रुप स्टडी करने लगे। हम्म। अब ग्रुप स्टडी करने के दौरान फिर इसकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हो गई। हाँ। तो मेरी बीवी ने बोला कि भाई मैं इंदौर जाके तैयारी करूंगी। हम्म। फिर वो इंदौर जाके तैयारी करने लगी। अब फिर उसने, हम्म। जब इनका एक मैनिपुलेटेड आधार कार्ड मेरे पास आया जिसमें गंगा शाक्य का आधार कार्ड था और मेरी वाइफ का फोटो लगा हुआ था, तब मुझे हम्म। इसमें पता चला कि इन लोगों का कुछ और सिस्टम चल रहा है। फिर मैंने उसको वापस इंदौर से शिवपुरी बुला लिया और हम्म। मैंने कहा अब आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको वहां जाने की। फिर इन लोगों ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम्म। हाँ हमारे रिलेशन है और हम्म। हम ऐसे ऐसे रहे हैं। और उसने बताया कि वो शाहजहाँपुर जाती रही है और उसके रूम पे रुकती रही है। और फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ लेके आने के बाद इसको सेपरेट ओह। किया और फिर मुझे उसने बोला कि ठीक है अब मैं इन सब चीजों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी और ठीक से रहूंगी। और फिर वो लगातार चलती रही कहानी। तो अब उसके हम्म। बाद मुझे जब इनका तलाक का पता चला,
तब मुझे ये डाउट हुआ कि ये पैरेलल सिमों से ये लोग बात कर रहे थे। ये अपने इनने अलग अलग सिम ले रखी थी, उससे ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे। और फिर उसके बाद 16 अप्रैल हाँ। को वो बिना बताए किसी को घर छोड़ के चली गई हम्म। और अपने संबंधित थाने में एक लेटर दे के चली गई। ये मुझे 16 अप्रैल को पता चला। तब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसका कोई पता नहीं है और लेटर लगातार में क्या इसका था जो संपर्क, थाने में दिया? और बच्चे भी साथ में लेके गई है। और लेटर में ये लिख के गई है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ। तो अच्छा, आज वो आपकी चली गई। पत्नी ने गंगा शाक्य जी के पति से क्या शादी कर ली है या साथ में बस ऐसे ही रह रहे हैं? नहीं, साथ में भी क्या है कि वो चूंकि वो न्यायाधीश है, तो वो पूरी तरह कानून के हिसाब से चल रहा है। वो अपने साथ इसलिए नहीं रखना और पूरे संरक्षण में उसी क्योंकि के वो। आपका तो तलाक नहीं हुआ है ना अभी। हाँ, इसलिए उसने क्या है कि अभी वो उसको गंगा को तलाक दिया है और इसलिए वो मेरी वाइफ को साथ में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि अभी उसका हाँ। मेरा तलाक नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा तलाक होगा तो ये फिर साथ में हो जाएंगे, तो शादी कर लेंगे। तो आपकी पत्नी ने आपसे तलाक मांगा है क्या? नहीं, मैं उसने बोला था कि मैं तलाक फाइल करूंगी। हाँ, अच्छा। क्योंकि सिविल जज की तैयारी करने वाले या फिर सिविल जज की कुर्सी पर बैठने वाले ये जानते हैं कि कानून क्या कहता है और कानून किस तरीके से काम करता है। गंगा जी, अब आप क्या चाहती हैं? मैम, मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरा या मेरे पति खुदा के तलाक किस वापस ले। तरीके से न्याय मेरे चाहती हैं? तलाक हो चुका है आपका? हाँ। मैम, तो मेरे पति पर आज सब चीज की जानकारी इंक्वायरी बैठा रही जाए, उनको जिस सब चीज का प्रूफ दे वो कि मतलब उनको इंक्वायरी इस चीज की बैठा दी जाए कि धोखाधड़ी से उन्होंने किस तरह से मेरे से तलाक लिया है और मेरे से झूठ बोला है। और जो मोनिका यादव जो जी इनको पढ़ाते थे, इस सब चीजों का सब पता चला जाए, इस चीज की इंक्वायरी बैठा दी जाए उनके ऊपर, क्योंकि वो उन्हें पढ़ाते थे और मेरा भी विश्वास है कि वो और आशीष तो जी, आप पीछे क्या भगाने चाहते हैं? के पीछे उनका हाथ है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज पहुंचे संबंधित विभाग तक और जिस तरह की कार्रवाई या इंसाफ आप चाहते हैं दोनों, आपकी आवाज पहुंचे। आशीष जी, आप क्या चाहते हैं अब? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह अपने पद का दुरुपयोग करके इसने दो फैमिलियां बर्बाद कर दी हैं, इस पे शुरू से लेके अभी तक पूरी जांच हो, एक एक चीज की जांच हो और पूरा सच सामने आए। क्योंकि इस तरह इनको एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस इतने बड़े पद पे बैठने के बाद आदमी इस तरह के परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे। कुछ ना कुछ समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जैसे ठीक शासन है, प्रशासन और आपकी आवाज पहुंची, न्यायपालिका आपने से मुझे आवाज उम्मीद है। उठाई, बड़ी हिम्मत की बात है। और एक जज ने, एक सिविल जज ने दो परिवारों को तोड़ा, अपनी पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया और अब वो दूसरी महिला के साथ में रह रहा है, ये जानते हुए कि उसका तलाक नहीं हुआ। यानी दो परिवार बर्बाद हुए और पीड़ित पत्नी, पीड़ित पति हमारे साथ में जुड़े अपनी बात बताने के लिए, और हमने भी ये कोशिश की ताकि आपकी आवाज संबंधित विभाग तक पहुंचे। गंगा जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति जी, बड़ा हैरान करने वाला ये केस है। सिविल जज ने ही दो परिवारों को तोड़ दिया और पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे कि पत्नियां गलत कर रही हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लंबे वक्त से और सदियों से, दशकों से पति भी तो महिलाओं को प्रताड़ित करते रहे, धोखा देते रहे। बिल्कुल, देखिए पीछे कुछ साल पहले एक कानून वापस लिया गया था एडल्ट्री का। रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जब दो वयस्क लोग अपने दिमाग से पूरी तरह से सहमति के साथ कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, उसमें कानून का हस्तक्षेप सही नहीं है। इसका फ़ायदा आप देखिए बहुत ज़्यादा कानून के विधि ले रहे हैं। अब ये जज साहब, इनको मालूम है कि ये जो कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं की है और वो जो महिला जिसने अपने घर को तोड़कर इनके साथ रहने की रजामंदी दिखाई है, वो भी ये जानती है कि वो भी ये कानून के दायरे में रहकर कर रही है, क्योंकि अब एडल्ट्री उनके ऊपर लगाई नहीं जा सकती। तो वो खुलेआम आजकल जितने इस कानून को वापस लेने के बाद जो समाज हमारा बनता जा रहा है, ये जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखिए कहने के लिए मैं कानून की तरफ से हूँ इसलिए मुझे ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सामाजिक पतन कहीं ना कहीं हमारे कानून के अंदर जो ढीलापंथी है या इस तरीके से कहिए कि कंसेंशुअली आपको छोड़ दिया कि आप समाज का ठेका ले लीजिए। अब जिस दिन से ये ठेका हमने खुद के अपने कांधों पे लिया है, उस दिन से समाज को हमने गिरते हुए देखा है। हर एक परिवार दरक रहा है, टूट रहा है। रीजन महत्वाकांक्षाएं महिलाओं में बढ़ रही हो, पुरुषों में बढ़ रही हो, या छोटा सा लालच है कि उसकी वाइफ ज्यादा सुंदर है या उसका पति ज्यादा कमाता है, तो लोगों ने और वो संतुष्टि तो किसी भी पॉइंट पर जाकर होगी नहीं। बिल्कुल मतलब नहीं है। आज कोई सुंदर मिला है, कल उससे ज्यादा सुंदर मिल जाएगा। आज कोई पैसे वाला मिला है, कल उससे ज्यादा पैसे वाले मिल जाएगा। डॉक्टर निशा, क्या ये सेलिब्रिटीज की तरफ से आने वाली चीजें हैं जो आम समाज पर असर डाल रही हैं? क्योंकि वहां हम देख रहे हैं 30 साल बाद, 40 साल बाद भी शादियां टूट रही हैं। पहले तो नहीं होता था ऐसा। मैम पहले आई थिंक सो आई वुड से डिवोर्स भी इतना इजी नहीं होता था और समाज भी एक्सेप्टेबल नहीं होता था डिवोर्स को लेकर। आज ज़माना बदल रहा है। आजकल बच्चे आते हैं, बोलते हैं मेरे माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, या मेरे मम्मी का अफेयर चल रहा है, या मेरे पापा का अफेयर चल रहा है। इनमें झगड़ों से हम दुखी हो गए। बच्चे सुसाइड तक कमिट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे घर में सामान तोड़ते हैं, बच्चे अपने आप को सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं। तो जब आप ऐसे केसेस देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आ रहा है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पहले भी थे, आज भी हैं। कब बच्चों की ज़िद को पूरा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो बच्चों की ज़िद मैं अभी कोई मैरिटल काउंसलिंग का केस देख रही थी जिसमें हस्बैंड ने बोला कि मेरे फादर ने मेरी हर ज़िद को पूरा किया है। तो उसने ज़िंदगी में कभी रिजेक्शन नहीं फेस किया, तो उसको ना सुनना आता ही नहीं, चाहे वो बीवी बोले चाहे वो बच्चे बोले। वाइस वर्सा, अगर एक फीमेल आके बोलती है मेरे पापा तो मुझे इस शहर से आम से लेकर हर मेरी चीज़ को डिमांड को पूरा करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए, तो पति भी उस होड़ में लग जाता है मुझे उसकी हर डिमांड को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे नहीं, बट पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है, क्योंकि आज हम अडल्ट होकर ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम रिजेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहे अगर आप तो अभी ये मैरिड कपल्स की बात कर रहे हैं, अनमैरिड कपल्स में भी होता है, जहाँ पर अब श्रद्धा और आफ्ताब का केस था, वहाँ तो वो लिव इन में रह रहे थे, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं हमारा जो अग्रेसिव टेम्परामेंट है, या चाहे हम ये कहें कि हमारे रिश्तों में जब प्रॉब्लम आती है और एक भी इंसान उस शादी से बाहर आने की कोशिश करना चाहता है, या तो हम उसे जाने नहीं देते, हम उसे समाज का बोलते हैं कि समाज की वजह से तुम नहीं जा सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जब इस तरह के केसेस आते हैं ना एलन राव सर, तो न्यूज रूम में भी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मारने की क्या जरूरत थी, नहीं पसंद था, नहीं बन रही थी तो छोड़ देते। छोड़ना ज्यादा मुश्किल है और मारना इजी है क्या आज की डेट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मारने की क्या जरूरत है। अगर ऐसी बात नहीं बन रही है तो म्यूचुअली दोनों करें, कानून में प्रावधान है, अपने अपने आप सेपरेट रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी समझाएं, और अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम है तो ये मारने वाली जो आ रही है सिचुएशन, ये बहुत ही भयावह है। और ये वास्तव में ही अभी डॉक्टर खन्ना जो बता रहे थे, हमारी समाज को कहीं न कहीं ऐसी जगह लेके जा रही है। लेकिन एक साथ मैं और बता दूं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ना वुमेन के लिए ना आदमी के लिए, बिल्कुल जनरलाइज नहीं है। कुछ एक केसेस की वजह से अभी ये जैसे हुआ है, पहले क्या था, जितने केसेस होते थे वुमेन के लिए एट्रोसिटीज होती थी तो कानून वुमेन की फेवर में बन गया। अभी कुछ ज़्यादा केसेस अब ऐसे ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार भी सोच रही है शायद कि ये ऐसा भी कानून, बैलेंसिंग का कानून बनाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई जो वास्तव में प्रताड़ित हो वो आदमी इन कानून से वंचित। जैसे आप बताएं, जैसे कोई जो आदमी इतने ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है कि उसके खिलाफ, जैसे अभी दीदी जी बता रहे हैं, कोई कानून ही नहीं है। हाँ। जो कंप्लेंट करने जाएगा वो कहेगा तुम्हारी कंप्लेंट तो लिखी नहीं जाएगी, और औरत जाएगी तो वो पैकेज 4 केस कर सकती है औरत। अच्छा, जब कोई केस करने भी जाता है ना, जैसे डिवोर्स का ही केस ले लें दीपिका, आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, जब दो तरफा ये केस होता है तो पहले ही वकील को भी पता होता है, लड़का और लड़की पक्ष को भी पता होता है कि लड़की केस करेगी तो वो पलड़ा भारी होगा। पुरुष क्या करें फिर आज की डेट में? देखिए, मैं सरेंडर कर दें। मैम ने जो बोला मैं वहाँ पे आऊँगी। अडल्ट्री, इनफिडेलिटी हमारे इंडियन सोसाइटी के मैरिटल सिस्टम को बिल्कुल खोखला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में के पास जब ये मुकदमा गया था, मुझे लगता है, और एक बहुत ज़्यादा उसको फेमिनिस्टिक तरीके से दिखाया गया कि मैन इज़ नॉट द ओनर ऑफ वाइफ, ये सब वो सब। ऑब्वियसली मैन इज नॉट द ओनर ऑफ सेक्सुअलिटी, बट व्हाट इज मैरिज? एक मैरिज में एक पुरुष और एक महिला दोनों के किसी ना किसी तरह से ओनर या सेक्सुअल लॉयल्टी, इसलिए तो शादी करते हैं ना लोग। अगर आपने 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ या 4 गर्लफ्रेंड्स के साथ सेक्स करना था तो आप शादी मत करते। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, कानून जो है वो एक तरफा था। कोई भी महिला जो है उसका अगर लवर है तो उसका हस्बैंड उसके लवर के ऊपर केस कर सकता था 497 आईपीसी में, बट
महिला नहीं कर सकती थी, आप उसको जेंडर न्यूट्रल कर देते, आप उसकी जो पनिशमेंट है उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना करते, लेकिन एक थोड़ा डर तो बना रहता लोगों में कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। आज के टाइम पे जो केसेस आ रहे हैं मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ कि भाई व्हाट आर दीज जजेस अप टू। शादीशुदा आदमी की शादी कहीं और हुई है, महिला की शादी और कहीं हुई है, लिव इन में रह रहे हैं आराम से, कोई नहीं भाई प्रोटेक्शन ले लो तुम। आप प्रोटेक्शन दे रहे हो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल, अब जिस बंदे की वाइफ किसी अपने लवर के साथ जाकर रह रही है, धड़ल्ले से बोल रही है कि तू जो भी करना है कर ले, जैसे आपने मंगेतर वाला वो केस बताया, जैसे बंदी ने बोला मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस वाले केस में ऐसा नहीं था कि केस नहीं किया, वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हो गया। पुनीत खुराना के केस में यही हुआ। गांव देहात में जो आदमी है, जो लड़के हैं, वो इसलिए डर जाते हैं कि केस हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे खानदान और परिवार की बदनामी होगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे। समानता होती, अगर इक्वेलिटी होती दोनों में तो या ये केसेस कम होते क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देखिए बिहेवियर एनवायरनमेंट से आता है, अगर किसी को लगता है कि वो एनवायरनमेंट उसके फेवर में है, तो जैसे अभी ये जज वाली आपने बात करी, वो सिविल जज था, उसको मालूम है कि लॉ क्या है, जैसे उन्होंने कहा, तो वो रिकल आउट हो गया। अब आप देखिए, अब ये अतुल सुभाष वाले केस में बेचारे ने कहाँ धक्के नहीं खाए, वहां जज उसको कह रही है 5 लाख रुपया। अतुल सुभाष के केस के बाद कितने आदमी भी अपनी वाइफ्स को ये धमकियां दे रहे हैं, अगर तुम मुझे मार दोगी मैं वीडियो जमा के मर जाऊंगा, तो यही ना कितनी वाइफ्स रेगुलरली सुसाइड का थ्रेट देती हैं। ये इट इज नॉट अबाउट, बात मेरी कुछ और है, आप बोलिएगा अपने टर्न पे, प्लीज बोलिएगा निशा। 5 लाख रुपए की उसने बात करी एक, है ना। अब आपको मैं एक केस बताता हूँ, मेरे पास एक फादर आया, क्योंकि देखिए नॉर्मली मैंने देखा लेडीज के पास 2 चीजें होती है, अगर 7 साल की शादी के अंदर हो तो डाउरी होता है, अगर उसके बाद हो तो चाइल्ड होता है, चाइल्ड इज द टूल। तो मेरे पास एक आया हस्बैंड, वो कहता है कि सर ये बेटे को लेके आया था, ही मस्ट बी अराउंड 14-15 ईयर ओल्ड, कि आप इसको असेस करिए साइकोलॉजिकली और आप बताइए जो भी रिपोर्ट है आप दीजिए। तो मैंने कहा आपका केस कब से चल रहा है? कहता है बहुत टाइम से। मैंने कहा आपने पहले ऐसे कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट से करवाया? उसने कहा हाँ मैंने करवाया था। मैंने कहा व्हाट वाज द आउटकम? कहता है वो साकेत कोर्ट में हमने दे दिया, और साकेत कोर्ट के अंदर जज ने 1 साल तक वो एनवेलप नहीं खोला, इट वाज सील्ड। देन दीस पीपल हैड टू गो इन अपील टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वाज आल्सो स्टन्ड, हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट को डायरेक्ट किया। उसके बाद यानी आज अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें कानून की भी कमी है, उसमें बहुत सारी चीजों की कमी है, देखिए, और हमारे समाज की भी कमी है। ये अलग-अलग लूप होल्स हैं जिन पर हमें काम करना होगा। बोलना चाहूंगी, देखिए अतुल का केस एक बहुत पूरी कंट्री को उसने झकझोर दिया। एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप एक कमिटी तो फॉर्म कर दीजिए गवर्नमेंट लेवल पे, एक कमिटी जैसे निर्भया के बाद एक कमिटी रातों रात फॉर्म हुई, 1 महीने में रिपोर्ट आ गई, इतने लोग मर रहे हैं कि एक कमेटी, कानून चेंज होती है, एक कमेटी नहीं बनाई। समाज लड़कियों के और महिलाओं के मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पुरुषों को लेकर उस तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, नहीं, एक कमीशन, एक प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। कुछ लूपहोल्स हैं, उन पर काम होना चाहिए, जो हमने अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जाना है, समझा है, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इन बातों पर काम होगा ताकि इस तरह के केसेस कम से कम रुक सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज पर आप आए और अपने व्यूज जो थे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।